हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों वेक्टर टॉपिक और हमारा एक लेक्चर हो चुका है वेक्टर के बेसिक्स के बारे में, है ना। वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना। इस तरीके की चीजें, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ये सारी चीजें हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ और नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज जो हम लोग सीखेंगे सबसे पहले वो है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ रियल नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ रियल नंबर। ठीक, इस टॉपिक को देखते हैं। तो मान लो बच्चों एक वेक्टर है कोई, है ना, वेक्टर ए। ओके, अब इस वेक्टर को अगर हम किसी किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा। ठीक है, लेट्स सी। इसको हम लेमडा कोई नंबर ले लेते हैं जो कि क्या है, रियल नंबर हमने इसको सपोज कर लिया। ठीक है, एनी रियल नंबर लेमडा। तो नया जो वेक्टर बनेगा, है ना, लेमडा इंटू वेक्टर ए। जब आप इसको करोगे, ठीक है बच्चों, तो स्टिल इट विल बी अ वेक्टर। ठीक है, अभी भी ये क्या रहेगी, क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगी। ठीक है, आप इसको वेक्टर बी बोल लो, है ना, कोई एक नया वेक्टर बन जाएगा लेमडा इंटू ए। अंडरस्टूड। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो अभी भी क्या रहता है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही रहता है। जैसे कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स वेक्टर ए, है ना। और ये जो बनेगा वो अभी भी क्या रहेगा, वेक्टर ही रहेगा। ठीक है, अगर कोई वेक्टर बी है और इससे मुझे क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये जो नया वेक्टर बनेगा वो अभी, जो नया क्वांटिटी बनेगा वो भी अभी भी क्या रहेगा, वेक्टर ही रहेगा। तो कहने का मतलब है अगर एक वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्टेंट क्या होता है, वेक्टर होता है। ठीक है, रिजल्टेंट क्वांटिटी भी क्या होता है, वेक्टर होता है। समझ गए बात को। चलिए, ये बात हमें समझ में आई। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ रियल नंबर। अब क्या एक वेक्टर को, है ना, किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर क्वांटिटी, किसी स्केलर क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा। ठीक है बच्चों, क्या ये संभव है, सबसे पहली बात है, क्या एक वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आंसर है हाँ, वी कैन मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि वेलोसिटी क्या है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर। ठीक है, और ये क्या है, स्केलर। अगर इन दोनों को प्रोडक्ट कर दे, ठीक है, तो m इंटू वी। ठीक है बच्चों, m इंटू वी। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। तो एक नया वेक्टर बनता है मोमेंटम, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो एक वेक्टर आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रिजल्ट जो आएगा वो एक वेक्टर आएगा। प्रोडक्ट किया जा सकता है, प्लस जो आएगा वो क्या होगा, वेक्टर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज समझ में आया कि एक वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। ठीक है, जब भी ऐसा होगा। अंडरस्टूड। ठीक है, अब सवाल उठता है, क्या एक स्केलर एक वेक्टर से ऐड हो सकता है। ठीक है,
स्केलर और वेक्टर क्या कभी ऐड हो सकते हैं, जैसे कि मास और वेलोसिटी क्या कभी ऐड हो सकते हैं? तो बच्चों हमेशा ध्यान रखें, है ना, नोट करके मैं यहां लिख देता हूं, एक स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, एक स्केलर और वेक्टर डिवाइड हो सकते हैं, बट एक स्केलर और वेक्टर ऐड नहीं हो सकते। नोट, स्केलर एंड वेक्टर quantity cannot be added together, ठीक है, एक दूसरे से ऐड नहीं हो सकते। दे कैन बी मल्टीप्लाइड, दे कैन बी डिवाइडेड, बट दे कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी कैन नॉट बी एडेड या सब्ट्रैक्टेड भी कर लो, एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है बच्चों। ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि सिर्फ हम वेक्टर और वेक्टर को ही क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और स्केलर को ऐड करना हो तब तो सिंपल है, स्केलर तो सिंपली ऐड होता है, हम लोग पहले ही सीखा है ना, 2 + 2 करना है तो 4 हो जाएगा सीधा, लेकिन वेक्टर ऐसा नहीं करता है, इसके लिए अलग नियम होते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है बच्चों, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वेक्टर चैप्टर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। 3 प्रकार के लॉ अक्सर हमको पढ़ने को मिलते हैं वेक्टर एडिशन से रिलेटेड। एक कहलाता है बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है बच्चों। दूसरा बच्चों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा होता है बच्चों पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये 3 प्रकार के लॉ वेक्टर एडिशन से रिलेटेड अपने को पढ़ने होते हैं, ठीक है। इनमें से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तब काम आता है जब 2 वेक्टर को ऐड करना हो, ठीक है। जब 2 वेक्टर्स को ऐड करना हो तो या तो आप ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हैं या तो पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं, बट कभी अगर आपको 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना हो तब हम लोग पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करते हैं। बट मजे की बात यह है कि यही सबसे बेसिक है, जिसको ट्रायंगल लॉ समझ में आ गया तो उसको पैरेललोग्राम भी समझ में आ जाएगा और उसको पॉलीगन लॉ भी समझ में आ जाएगा। इसी से ये बना है और इसी से ये भी बना है, ठीक है। तो आपको इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, ठीक है। चलो क्या है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, समझने की कोशिश करते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, है ना, नोट करके इसको आपको अपने दिमाग में बिठाना है। क्या कि एक वेक्टर के पास एक वरदान है, समझ लो, ठीक है। एक वेक्टर के पास एक वरदान है ना, कि क्या है वो चीज। अगर ये मान लो इसको मैं वेक्टर कहता हूं, ठीक है, इसको मैं वेक्टर कहता हूं, ये कैप वाला साइड मान लो, है ना, एरो को शो करता है, मतलब डायरेक्शन को शो करता है, और इसकी लंबाई क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। एक वेक्टर के पास 2 चीजें है ना भाई, मैग्नीट्यूड, लंबाई और डायरेक्शन। तो ये कैप का डायरेक्शन क्या है मान लिया मैंने, इसका वेक्टर का डायरेक्शन मान लिया, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं इस तरीके से इसको रखता हूं, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो और ये डायरेक्शन हुआ, ठीक है बच्चों। तो एक वेक्टर के पास ये गुण होता है कि आप इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए बगैर स्पेस में कहीं भी इधर उधर मूव कर सकते हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्या मतलब हुआ, मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए, डायरेक्शन को सेम रखते हुए। तो जैसे कि मैंने इसको इस तरीके से बनाया है, ठीक है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया बच्चों, इसकी लंबाई, और डायरेक्शन देखो किधर है, इस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है।
तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसको आगे पीछे इधर उधर मूव कर सकता हूं। शर्त बस इतनी है कि ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए ना तो डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। तो कैसे भाई, मैं चाहूं तो इसको क्या कर लूं, आगे सरका लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। लंबाई उतनी ही रखनी है, मतलब मैग्नीट्यूड उतना ही रखना है, तो उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं आया। मैं चाहूं तो इसको पीछे खींच लूं तो भी वो वेक्टर वही रहा, ठीक है। देखो डायरेक्शन उधर ही है, मैग्नीट्यूड हमने उतना बनाया है। मैं चाहूं तो इसको इधर सरका लूं, ठीक है, स्टिल है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। मैं चाहूं तो इसको इधर सरका लूं, मैं चाहूं तो इसको ऊपर ले आऊं इस तरीके से, है, मैं चाहूं तो इसको अंदर ले जाऊं। तो एक वेक्टर को स्पेस में आप इधर उधर मूव कर सकते हो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए बिना, ठीक है। ये एक खास बात होती है इसमें, ठीक है। तो ए वेक्टर कैन बी, ठीक है बच्चों, ए वेक्टर कैन बी मूव्ड इन स्पेस without changing its magnitude और डायरेक्शन, ठीक है भाई। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए बगैर आप उसको इधर से उधर खिसका सकते हो, सरका सकते हो, ठीक है। ये इसके पास खास गुण होता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। क्या है वो, वेक्टर्स के बीच में एंगल को फाइंड करना, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बच्चों। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मान लो एक वेक्टर ए है इस तरीके से और एक वेक्टर बी है इस तरीके से, ठीक है बच्चों। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। तो याद करो मैंने बोला था वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी लंबाई मैग्नीट्यूड बताएगा और एरो उसका डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर जो है वो बी है। एक वेक्टर के इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, टेल, ठीक है। उसी तरीके से वेक्टर बी के लिए ये हेड है और ये टेल है। जब भी आपसे पूछा जाए कि बताओ इस वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो कहां का एंगल फाइंड आउट करने बोलता है, आप इस चीज को समझिए, ठीक है। दो वेक्टर के बीच का एंगल वो एंगल है जब आप उन दोनों वेक्टर के टेल को टेल से मिला देते हो। क्या करते हो, टेल को टेल से मिला देते हो। तो यहां पर दोनों का टेल क्या हो रहा है, मिल रहा है। इनके बीच देखो दो दो एंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो एक एंगल जो है वो छोटा है और एक एंगल जो है वो बड़ा है। तो आपको कौन सा एंगल लेना है बच्चों, छोटा वाला एंगल, ठीक है। तो छोटा वाला एंगल ये है, तो वो हो गया इस दोनों वेक्टर का क्या चीज, एंगल, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। समझ में आया क्या। तो आपको कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछा जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके टेल से टेल को मिला देंगे और उनके बीच का शॉर्टेस्ट एंगल है ना, स्मॉलेस्ट एंगल को देखेंगे, वही आपका उन दो वेक्टर्स का बीच का एंगल होगा। आपको लगेगा सर आप क्या बोल रहे हो, ये तो आसानी से दिख ही रहा है, यही एंगल होगा ही, लेकिन हर बार इस तरीके से नहीं होगा। मान लो मैंने बोला कि एक वेक्टर है बच्चों इस तरीके से, वेक्टर ए, और एक वेक्टर दिया हुआ है इस तरीके से, वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी, और ये एंगल है कितना, 60 डिग्री। तो बताओ ए और बी के बीच का एंगल क्या है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो, सर मस्त दिख रहा है सर, है ना, ये तो एंगल दिख रहा है 60 डिग्री सीधा, बट क्या यहां पर ये जो मीटिंग पॉइंट है, क्या वहां पर टेल टेल मिल रहा है, नहीं। वहां पर वेक्टर ए का तो टेल है लेकिन बी का क्या है, हेड है ना। समझ में आ रही बात आपको, उस पॉइंट पर ए का तो टेल है लेकिन बी का हेड है, तो वहां का एंगल आप नहीं ले सकते। आपको कौन सा एंगल लेना है, जहां पर टेल टेल मिले। तो क्या कर सकते हो आप इसके लिए, आप इस वेक्टर को, मैंने बोला आप इसको क्या कर सकते हो, आगे पीछे दाएं बाएं सरका सकते हो विदाउट
चेंजिंग इट्स डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो मैं इसको क्या कर लेता हूं बच्चों, इधर सरका लेता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा सरका लूंगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको मैंने ऐसा सरका लिया, ठीक है। तो ये आ गया वेक्टर बी। अब देखो टेल टू टेल मिल गया बच्चों, टेल टू टेल मिल गया तो कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, ये एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चूंकि बच्चों ये टोटल कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 60 हो गया, तो बच्चों ये क्या हो गया 120 डिग्री, ठीक है। तो अभी जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है वो कितना है 120 डिग्री है। आया क्या समझ में, ठीक है। सिमिलरली कुछ और एग्जांपल्स लेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। सपोज मैं बोलता हूं कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इसके बीच में एंगल क्या है 30 डिग्री, ठीक है। और आपसे बोला जाता है बताओ वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, तो बताओ बहुत लोग गलती कर सकते हैं, इसको 30 डिग्री को एंगल मान सकते हैं दोनों के बीच का। लेकिन क्या मिडिल पॉइंट पर जहां एंगल बन रहा है क्या वहां पर दोनों के टेल टेल मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं सर, टेल टेल नहीं मिल रहे हैं। तो टेल टेल नहीं मिल रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, हम किसी को आगे पीछे सरका सकते हैं। हम चाहे तो इसको पीछे सरका लें, चाहे तो इसको आगे सरका लें, ठीक है। तो चलो इसको आगे सरका लेते हैं, तो ये इधर चला जाएगा बच्चों। तो हमको कौन सा एंगल लेना, अब ये टेल टू टेल मिल जाएगा तो ये वाला एंगल ले लेंगे। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो इन दिस कंडीशन वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है 150 डिग्री है। आ रही बात समझ में आपको, ओके। नाउ व्हाट, तो आई होप कि आपको एंगल निकालना समझ में आया होगा, ठीक है, ओके। तो आपको बेसिकली कोशिश करना है टेल टू टेल मिला लें और उसके बीच का एंगल को फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो भाई आपको जब दो वेक्टर्स को ऐड करना होता है, ठीक है, तो उसके बीच का एंगल पता होना मस्ट होता है, बिना उसके आप एडिशन नहीं कर पाओगे। समझ गए क्या? चलो अब हम बात करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, आप बात को समझिए, ठीक है। मान लो बच्चों दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है बच्चों। इसके बीच में एंगल क्या है थीटा। अब मुझे इन दो वेक्टर्स को क्या करना है, ऐड करना है। आ रही बात समझ में? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द टू वेक्टर्स विच वी हैव टू ऐड, है ना। इन दो वेक्टर्स को अपने को ऐड करना है जिसके बीच का एंगल क्या है थीटा है, ठीक है भाई। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि जो दो वेक्टर है ना, ठीक है बच्चों, जो दो वेक्टर आपको ऐड करना है, आप उन दो वेक्टर्स को क्या करो, किसी ट्रायंगल के दो रेगुलर साइड से रिप्रेजेंट कर दो। कैसे कर सकते हैं ऐसा भाई? अच्छा, अभी अभी हमने सीखा है कि एक वेक्टर को इधर उधर मूव कर सकता हूं, ठीक। तो मैं इसको क्या करता हूं, इस वेक्टर को, है ना, पैरेलली ऐसा सरका सकता हूं, है ना। इसको यहां से सरका के यहां ले आया, कर सकता हूं ना। अगर ऐसा कर दिया कोई दिक्कत है? नहीं है सर, ना तो डायरेक्शन चेंज हुआ, डायरेक्शन अभी भी उसी तरफ है ना, मैग्नीट्यूड भी वही है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये वेक्टर बी हमने यहां ले आया, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब चूंकि ये यहां से है ना, पहले भी इस एक्सिस के साथ थीटा बना रहा था, अभी भी ये इस एक्सिस के साथ क्या बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर बी यहां आ गया। आ रही बात समझ में? तो इस चीज को मैं सरका के क्या किया, वहां ले गया, ठीक है। वेक्टर ए हो गया, अब ये वेक्टर बी हो गया। अब इसको क्या कर लो बच्चों, ट्रायंगल पूरा कर लो, ठीक है। ट्रायंगल को हमने पूरा कर लिया। तो ये तीन साइड मिलकर के, एक साइड ये हो गया और एक साइड ये हो गया, दो साइड हो गए बच्चों। और ये क्या है, तीसरा साइड है, तीसरा साइड। ये तीनों मिलकर के क्या हो गए, ट्रायंगल हो गए, है ना। उसमें से ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी को मुझे क्या करना था, ऐड करना था। जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उसको ट्रायंगल के दो साइड से दिखाया, और देखो दोनों को सेम ऑर्डर में रखा है। ये देखो इसका और इसका, देखो इस तरीके से, ये सेम ऑर्डर में है। बात समझ में आ रही? सेम ऑर्डर। ये कौन सा ऑर्डर है भाई, एंटी क्लॉकवाइज है,
एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरीके से। तो जो ये थर्ड साइड है ना, थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में है ना, अपोजिट ऑर्डर में, यानी दिस, ये आपको क्या बताएगा पता है, इन दोनों का सम a प्लस बी, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट, a और b का रिजल्टेंट क्या हुआ, ये हुआ। नहीं समझ में आया आपको, फिर से समझिए। सबसे पहले आप स्टेटमेंट समझ लीजिए। ये कहता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक है, जिस किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड करना है, आप उसको ट्रायंगल के दो साइड से, दो कंसिक्यूटिव, ठीक है, दो कंसिक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट कर दीजिए इन द सेम ऑर्डर, और उस ट्रायंगल को पूरा कर लीजिए। उसमें जो तीसरा साइड आएगा है ना, वो हमेशा आपको उन दोनों का क्या देगा, सम देगा, ठीक है। तो मान लो एक वेक्टर हमारा a ऐसा है बच्चों, और ये दूसरा वेक्टर b ऐसा है, तो ये देखो देखो दोनों क्या है, सेम ऑर्डर में है, तो आप इसको क्या कर लो, ट्रायंगल पूरा कर लो सबसे पहले। चलो ये ट्रायंगल हमने पूरा कर लिया, तो ये देखो इस ऑर्डर में है, तो ये वाला क्या होगा, इस ऑर्डर में होगा, तो ये दोनों का ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, a प्लस बी। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b। आ रही बात समझ में? तो अब जो रिजल्टेंट निकला, जब कभी हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा, वेक्टर आएगा, और अगर वेक्टर आएगा तो उसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे, इसकी लंबाई, ये जो लंबाई फाइंड आउट करोगे वो आपका क्या हुआ, मैग्नीट्यूड, और ये देखो ये इसका डायरेक्शन है ना, यहां से आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, वो एंगल क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो मैं आपको इसका स्टेटमेंट दिखाता हूं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट सुनिए। इफ द टू वेक्टर्स टू बी एडेड आर represented by the two consecutive sides of a triangle in same order both in magnitude and direction, then third side of the triangle taken in opposite order, है ना, उन दोनों का जो ऑर्डर था उसके अपोजिट में, taken in opposite order gives resultant of those vectors both in magnitude and direction, ठीक है। स्टेटमेंट आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए। इफ द टू वेक्टर्स टू बी एडेड आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू consecutive sides of a triangle in same order both in magnitude and direction, ठीक है। तो जिन दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है, उन दो वेक्टर्स को बराबर मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में, ठीक है, सेम ऑर्डर रखते हुए। ऑर्डर सेम ऑर्डर कहने का मतलब ये नहीं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, लेकिन उसका ऑर्डर है ना, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दिस, है ना। अगर एक वेक्टर a इस तरीके से है तो एक वेक्टर b इस तरीके से होगा, तो एक वेक्टर c, है ना, ये इस तरीके से हो जाएगा, तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर ऐसा है और इसका ऑर्डर अपोजिट में है, ठीक है। ये दोनों कंसेक्यूटिव साइड्स हैं, तो इसका ये रिजल्टेंट हो जाएगा a प्लस बी। अंडरस्टूड?
ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान से समझने की बात है कि जिन दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है उनको एक ट्रायंगल के दो कंसेक्यूटिव साइड से सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर देना है और ट्रायंगल को पूरा कर देना है। तो जो तीसरा साइड बचेगा वो ऑटोमेटिकली अपोजिट ऑर्डर में आपको क्या देगा, रिजल्टेंट देगा, वही आपका a प्लस बी होगा। समझ गए? तो स्टेटमेंट आप समझ गए होंगे, ठीक है। इस चीज को हम डायग्रामेटिकली कैसे दिखा सकते हैं, है ना। तो डायग्रामेटिकली, ठीक है। चलो, ये अगर वेक्टर a हुआ, ये वेक्टर b हुआ, इन दोनों का मुझे क्या करना है, सम निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको ट्रायंगल पूरा कर देना है। तो हमने ट्रायंगल पूरा कर लिया भाई। तो ये देखो, इसका ऑर्डर इस तरीके से है, तो इसका ऑर्डर अपोजिट, यानी ये, तो ये हो गया r, क्या हो गया, a प्लस बी, ठीक है। सो दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट। समझ गए बच्चों? अब सवाल उठता है कि वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल कौन सा है। तो वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा, और जो एंगल आएगा, तो अभी आपने देखा था ये दोनों सेम ही था, थीटा, क्योंकि इसको ही सरका के यहां ले गए थे। तो भाई जो रिजल्टेंट आया उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो इसकी लंबाई निकाल लेंगे तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। डायरेक्शन, डायरेक्शन ये एंगल मिल जाएगा तो डायरेक्शन पता चल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, डायरेक्शन निकाल लिया, मतलब हमने उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया। तो ये हो गया डायग्रामेटिकली इस तरीके से। तो हम एक दो और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि आपको बोला जाए बच्चों कि एक वेक्टर a इस तरीके से है, एक वेक्टर b इस तरीके से है, तो बताओ, है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है बच्चों, है ना, वेक्टर पूरा कर, ट्रायंगल पूरा कर देना है। ट्रायंगल पूरा हो गया। तो देखो वेक्टर a और b का कैसा है, ये है ना, इस तरीके से है ऑर्डर, है ना, इस तरीके से। ये कौन सा हुआ बच्चों, क्लॉकवाइज, तो इसका क्या लेना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस हो गया, है ना। तो इसका डायरेक्शन इस तरीके से हो जाए, तो r बराबर क्या हो गया, a प्लस बी, है ना। इसका लंबाई निकाल लेंगे तो मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। डायरेक्शन के लिए ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। सिमिलरली मान लो ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, और आपको बोलते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करिए। तो भाई आप ट्रायंगल को पूरा कर लीजिए। इन दोनों का ऑर्डर देखो ऐसा है, तो ये अपोजिट हो जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज r इक्वल्स टू a प्लस बी। तो आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा क्या करना है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में, ठीक है भाई। तो आपने देखा कि ग्राफिकली आपको कैसे करना है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को, ठीक है। अब बात आती है, क्या हर बार हमको ये नापना पड़ेगा, ये कैसे नापेंगे हर बार, ठीक है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है, ठीक है, अल्टरनेटिव क्या है, चलो देखते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों एनालिटिकल फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो बच्चों ये वेक्टर a और ये वेक्टर b, इसके बीच का एंगल थीटा, ठीक है, इसके बीच का एंगल थीटा। तो इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करना है तो हमको क्या सिखाया गया, इन दोनों को क्या करो, कंसेक्यूटिव, है ना, कंसेक्यूटिव साइड्स बनाना है एक ट्रायंगल का, और वो सेम ऑर्डर में। तो हम क्या करेंगे, इसको मूव करके यहां ले लेंगे, ला सकते हैं ना, क्योंकि वेक्टर के पास प्रॉपर्टी होती है वो इधर उधर मूव हो सकता है बिना डायरेक्शन चेंज किए। डायरेक्शन चेंज कैसे नहीं हुआ, क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल के साथ अभी भी थीटा एंगल बना रहा है, तो मैं इसको यहां लाऊंगा और अभी भी हॉरिजॉन्टल के साथ क्या करेगा, ये थीटा एंगल ही बनाएगा। मैग्नीट्यूड पहले भी b था, अभी भी क्या रहेगा, b होगा। याद करो मैंने बोला था मैग्नीट्यूड पर दिखाने के लिए क्या कर सकते हो, एरो हटा दोगे तो वो किसको दिखाता है, मैग्नीट्यूड को दिखाता है। सिमिलरली ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया a, ठीक है। हमने क्या किया था बच्चों, इस वेक्टर को उठा करके यहां ले आया, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो हो गया ये वेक्टर a, ओके, एंड दिस वेक्टर b, है ना, दोनों सेम ऑर्डर में हो गए, है ना, इसके बीच में एंगल थीटा था। तो इसका रिजल्टेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। हमने इस ट्रायंगल को पूरा कर दिया। तो ये हो गया हमारा क्या, वेक्टर r, है ना। डायरेक्शन भाई, तो ये हो गया डायरेक्शन अपोजिट ऑर्डर में,
तो r बराबर क्या हो गया a प्लस बी। तो क्या इतना कह देने से काम हो गया है ना। इसका लंबाई कहाँ मिला, मैग्नीट्यूड कहाँ मिला, डायरेक्शन कहाँ मिला। तो डायरेक्शन कौन हो जाएगा बच्चों, ये डायरेक्शन हो जाएगा फाइव, है ना। ये जो एंगल है वो पता चल जाएगा तो हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो कैसे करेंगे, चलो हम क्या करते हैं बच्चों, इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी, और यहां पर क्या करते हैं एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं इस तरीके से, नाम रख लेता हूं मैं ओ। ऐसा आ रही बात समझ में, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अब यहां से समझ में आ रहा है कि ए टू सी क्या है, ए टू सी है वेक्टर ए। तो ए टू सी की जो लंबाई है वो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है। ए टू सी की जो लंबाई है वो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है। तो मैं ए सी बराबर क्या लिख लूं बच्चों, ए, या फिर मॉड ऑफ ए, है ना, जो भी चाहो लिख सकते हो। आ रही बात समझ में। सिमिलरली सी बी जो है, सी बी वो क्या है, वेक्टर सी बी का लंबाई, और वेक्टर सी बी का लंबाई यानी उसकी मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो गया बच्चों, मॉड ऑफ वेक्टर बी यानी बी, इस तरीके से। ओके, अब बच्चों यहां पर एक ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, COB दिख रहा है ना बच्चों। तो इन ट्रायंगल COB, ठीक है बच्चों, अगर मैं लिखूं साइन थीटा, बताओ साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इसका क्या हो गया BO, है ना, एंड हाइपोटेनियस क्या हो गया बच्चों BC। आ रही बात समझ में, BO बाय BC, आ रही बात समझ में। तो देयरफॉर BO बराबर क्या हो जाएगा BC साइन थीटा, ठीक है, BC साइन थीटा। अब BC क्या चीज है, देखो BC ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B है यानी B है। तो देयरफॉर BO कितना हो गया बच्चों, B साइन थीटा, B साइन थीटा। तो ये वाला जो चीज है वो क्या हो गया B साइन थीटा हो गया। आ रही बात समझ में, BO निकल गया हमारा B साइन थीटा। सिमिलरली ऑल्सो cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है CO, तो CO अपॉन हाइपोटेनियस अगेन BC, ठीक है बच्चों। तो देयरफॉर CO इक्वल्स टू क्या होगा, BC क्या है, BC मॉड ऑफ B है यानी B का मैग्नीट्यूड, तो B cos थीटा, ठीक है। तो CO क्या हो गया B cos थीटा, दिस बिकम्स B cos थीटा। तो अगर ये B है तो ये B sin थीटा, और ये क्या हो गया B cos थीटा। आगे बात समझ में आपको, ठीक है भाई। अब अगर गौर से देखा जाए तो ABO क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABO, ठीक है भाई, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, है ना, रिजल्टेंट है ये मेरा, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मुझे इसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो लंबाई कैसे निकालोगे, लंबाई, है ना। तो इस ट्रायंगल में ये दिख रहा है कि ये क्या है, हाइपोटेनियस है, दिख रहा है कि नहीं। ट्रायंगल ABO में ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो ये ट्रायंगल ABO, है ना, ये जो वेक्टर R है उसका जो मैग्नीट्यूड है यानी उसकी लंबाई है वो कैसे निकलेगा, ठीक है, इसका जो स्क्वायर है, ओके, यानी AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, पाइथागोरस लगाओ, है ना, AO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर मॉड R लिखो या ओनली R लिखो, तो R स्क्वायर बराबर AO क्या चीज है, देखो तो A से O तक, तो A से O तक, A से C तक A हो गया बच्चों, और इसके आगे क्या है B cos थीटा, टोटल क्या हो A प्लस B cos थीटा, ठीक है। तो AO जो है वो हो गया A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर। समझ आए ना, ये लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक क्या था, वेक्टर A था यानी उसका लंबाई हो गया, और ये हमने निकाला B cos थीटा, टोटल क्या हो गया A प्लस B cos थीटा। तो इसके बदले हमने रख लिया A प्लस B cos थीटा, प्लस OB देखो कितना है, OB निकाल चुके हैं हम लोग B sin थीटा, तो B sin थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, R स्क्वायर इक्वल्स टू
ए स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, फॉर्मूला पढ़े हम लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए? अब देखो बच्चों, इस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में बी स्क्वायर क्या है? कॉमन। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ऐसा हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था? देखो ये एक है ना ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है ना। ट्रिगोनोमेट्री जब हम पढ़े थे तो वहां पर सिखाया गया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो इसके बदले क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर क्या आ गया? आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? है ना, रूट चला जाएगा उधर। देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज फॉर्मूला फॉर द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स टू बी एडेड, है ना। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा? स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जिसमें ए क्या है बच्चों? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, एंड थीटा क्या है? उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो अगर हमें सिंपली है ना उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम हो और उनके बीच का एंगल मालूम हो तो हम लोग उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जाए कि ए है भाई 3, बी है भाई 4 और थीटा है उसके बीच में मान लो 60 डिग्री, तो बताओ क्या होगा? तो फिर हम फटाक से क्या करेंगे बच्चों? इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos 60। cos 60 क्या होता है बच्चों? 1/2, 2 कैंसिल हो गया, 16 9 25 और 4 किया 12, 27 प्लस 37 स्क्वायर रूट 37 आई थिंक, है ना। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली इसमें पुट करके रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ गए क्या बच्चों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझने की जरूरत है। तो हमने उसका मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया। ठीक है, अब सवाल उठता है डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है बच्चों, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए देखिए, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो मैंने क्या बोला बच्चों कि डायरेक्शन के लिए आप क्या निकाल लो? ये वाला एंगल निकाल लो। तो इस ट्रायंगल में है ना फाई, tan फाई मान लो निकालता हूं, tan फाई। तो tan फाई क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? देखो b साइन थीटा, b साइन थीटा, और बेस कितना है? ये, और ये कितना था? a प्लस बी कॉस थीटा। तो a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो देयरफॉर फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। फाई इक्वल्स टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। ओके, तो इससे आपको क्या मिल जाता है? एंगल मिल जाता है, यानी डायरेक्शन मिल जाता है। अब बच्चों, अब सवाल उठेगा कि किसको ए माने किसको बी माने। आप बस इतना समझो कि ये जो फाई आएगा, एंगल आएगा, है ना, वो हमेशा किसके साथ आएगा? जिसको आपने ए माना है, जिस वेक्टर को ए माना है ना, उसके साथ ही आपको ये एंगल बताएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, तो अभी आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको बस ये फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये दो जो फॉर्मूले मिले हमें वो बहुत ही काम का है ना। आप मान के चलो बच्चों कि ये पूरे 2 साल तक हम लोग भरपूर उपयोग करने वाले हैं इसका, तो इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड a और b है, उसके बीच का एंगल थीटा है, तो मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा
एंड डायरेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, tan इनवर्स, ठीक है बच्चों, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, ये दो आपको अच्छे से याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। चलो, ये मान लो बच्चों हमने वेक्टर a बराबर ले लिया सपोज 4, और ये मान लो वेक्टर b बराबर ले लिया सपोज 3। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है बच्चों कि एंगल कितना होगा। इसको इधर सरकाओ, यहां लाओगे तो क्या हो जाएगा, टेल टेल मिल जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां पर थीटा कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ए क्या हो गया बच्चों 4, बी क्या हो गया बच्चों 3। तो अब यहाँ का अगर मुझे ये बताए, मैग्नीट्यूड पूछे और डायरेक्शन पूछे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये दोनों सेम ऑर्डर में है। ट्रायंगल पूरा करेंगे तो ये हो गया हमारा आर। ठीक है, इसकी लंबाई निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और ये एंगल निकाल लेंगे, डायरेक्शन पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो चलो, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया सर, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर 4 चौके 16, बी स्क्वायर 3 तिया 9, 2a b इंटू कॉस 90। कॉस 90 क्या हो जाता है बच्चों 0। तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया 0। तो ये क्या हो गया बच्चों 16 9 25, क्या आया देखो 5। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है 5 है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, है ना, डायरेक्शन की बात करते हैं। तो tan phi बराबर क्या था बच्चों, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो b कौन सा है, देखो कितना है 3, तो 3 और sin 90 क्या हो जाता है बच्चों 1। sin 90 क्या हो जाता है 1। अब देखो यहाँ पर दो एंगल है, एक थीटा और एक फाई। थीटा क्या है, वेक्टर्स के बीच का एंगल, और फाई क्या है, रिजल्टेंट का एंगल। तो डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ए क्या है बच्चों 4 प्लस बी क्या है 3, और cos 90 क्या होता है, cos 90 क्या होता है 0। तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। क्या है बच्चों 3/4, tan phi इक्वल्स टू 3/4। याद करो कब होता था 3/4, जब phi बराबर 37 डिग्री। तो देखो यहां से डायरेक्शन पता चल गया 37 डिग्री। समझ गए। तो भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ, रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड 5 है, और वेक्टर ए के साथ, यानी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 4 है उसके साथ 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस तरीके से आप अपने रिजल्ट को डिस्क्राइब करेंगे, है ना। मैग्नीट्यूड 5 है और एंगल वेक्टर 4 के साथ, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड 4 है उस वेक्टर के साथ, यानी ये वेक्टर के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। तो दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, है ना। आगे हम लोग इसके जो बचे हुए वो हैं, मतलब पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे।